हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण का नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको समास समझाऊंगी। समास क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार हैं और किस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं, किस तरीके से हम उनकी पहचान कर सकते हैं। कोशिश करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समास प्रॉपरली समझ में आ जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देखते रहें, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच जाएगा। सबसे पहले देखने के लिए आप प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। समास क्या होता है? समास समास दो शब्दों से या शब्दों का एक समूह होता है जो जोड़कर बनाया जाता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। समास विग्रह और समासिक शब्द बनाने के कुछ नियम होते हैं। विग्रह का मीनिंग होता है तोड़ना। इसे समस्त पद भी कहते हैं। जो जुड़कर एक शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं, और जो टूटकर शब्द बनता है उसे समासिक विग्रह कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। अगर हम इसको समास विग्रह करें तो शब्द बनेगा राजा का पुत्र। लेकिन जब ये समासिक शब्द बन जाता है, ये जुड़ जाता है, समास बन जाता है, तो उसमें का जो इसकी विभक्ति है वो खत्म हो जाती है। तो खत्म होने के बाद, लुप्त होने के बाद, लुप्त का मीनिंग होता है खत्म होना या छिप जाना, तो उसके बाद ये शब्द बनता है राजपुत्र। अब समास विग्रह देख लेते हैं क्या होता है। समास विग्रह समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। जब आप विग्रह करते हैं तो समासिक शब्द खत्म हो जाते हैं और एक नया शब्द बनता है जो प्रॉपर होता है राजा का पुत्र। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद बोलते हैं, और जो बाद वाला पद होता है उसे हम उत्तर पद बोलते हैं। जो पूर्व पद होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। समास में दो पद शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण थे, एक शब्द दे देती हूँ मैं आपको, गंगा जल। अब जब हम इसमें गंगा और जल, ये दो शब्दों से है, गंगा प्लस जल, तो जो गंगा है वो इसका पहला पद है, मतलब पूर्व पद है, और जो जल है वो उत्तर पद है। पहले को पूर्व बोलते हैं। पूर्व का हिंदी में मीनिंग पहला होता है और उत्तर का मीनिंग होता है बाद वाला। तो इसमें दो ही पद हैं, आपको नजर आ रहे हैं, गंगा और जल। अब गंगा इसमें पूर्व पद हो गया और जल इसमें उत्तर पद हो गया। जो बाद में दिख रहा है वो उत्तर पद हो गया, जो पहले दिख रहा है वो पूर्व पद हो गया। यहाँ एक वर्ड था संस्कृत। संस्कृत संस्कृत में समासों का बहुत प्रयोग होता है। अन्य भारतीय भाषाओं में भी समास उपयोग होते हैं। अब हम लगा लेते हैं समास के भेद। आई थिंक आपको यहाँ तक समास की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि जब दो शब्दों को मिलाकर कोई शब्द बनता है तो वो समास बनता है, और जब उन्हीं शब्दों को हम तोड़ते हैं, किसी एक शब्द को हम अलग अलग करते हैं, तो वो समास विग्रह कहलाता है। समास के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। अब समास के भेद देख लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं मुख्यतः: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास। अब हम इनकी डेफिनेशन वन बाय वन देखेंगे कि अव्ययी भाव की डेफिनेशन क्या होती है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। इसके नाम से पता चलता है, जब आप इसमें देख रहे हैं अव्ययी,
तो इसमें जो शब्द यूज होते हैं वो अव्यय होते हैं। अव्यय होते हैं अविकारी शब्द जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति। यथामति का मीनिंग होगा मति के अनुसार। यथा का मीनिंग होता है अनुसार। मति होती है बुद्धि, बुद्धि के अनुसार। दूसरा आमरण। आमरण मृत्यु तक, मरने तक। इसमें यथा और अव्यय है। जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, घर घर, हाथों हाथ। अब आप इसमें देख रहे हैं कि दिनों दिन में दिन शब्द की आवृत्ति हो रही है, रातों रात में रात की हो रही है, घर घर में घर की हो रही है, और हाथों हाथ में हाथ की आवृत्ति हो रही है। तो इसमें आप आराम से आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें अव्ययी भाव समास है। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं इसके। आजीवन। आजीवन जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। बेशक, बिना शक के या शक के बिना। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें अव्यय का प्रयोग होता है, खासकर जैसे कि बे, प्रति, भर, हर, यथा और आज, जो आजीवन में आ लगा है, ये सारे अव्यय हैं। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। प्रधान का मीनिंग मेन और गौण का मीनिंग जो मेन नहीं होता, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत या तुलसीदास द्वारा रचित। तो इसमें जो कृत है वो मीनिंग मतलब प्रधान है। कहने का मतलब जो तुलसीदास द्वारा रचित कोई चीज है वो मेन उसमें हाईलाइट हो रही है। तो तुलसीदास द्वारा जैसे रचित रामायण है, तो रामचरितमानस है, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि तुलसीदास द्वारा कृत, कि ये लिखा किसके द्वारा गया है, तुलसीदास के द्वारा। मेनली हाईलाइट किसको कर रहे हैं, मेनली हाईलाइट कर रहे हैं उस ग्रंथ को जो उन्होंने लिखा है। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। एक्चुअली जब आप कारक पढ़ते हैं तो कारक की अपनी विभक्ति होती है। मेनली 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो जब आप इसमें से पहला कर्ता और लास्ट का संबोधन हटा देंगे तो बीच के जो 6 कारक बचते हैं वो बचते हैं कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। इन्हीं 6 कारकों के नाम पर ही हमारे 6 तत्पुरुष समास के भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। अब उन्हें हम कैसे पहचानेंगे? अगर हम पहला कर्म कारक लें तो जो इसकी विभक्ति होती है कर्ता की होती है कर्ता ने, लेकिन कर्म की होती है कर्म को, कर्म की विभक्ति को होती है। तो जो इसका उदाहरण है, जैसे कि इसका उदाहरण है गिरह कट। तो जब हम इसको विग्रह करते हैं तो इसके बीच में आ जाता है गिरह को काटने वाला। तो जब हम इसको विग्रह करते हैं तो इसमें विभक्ति आ जाती है को। जहां भी इस विभक्ति जब भी विग्रह करें और जहां भी ये विभक्ति आ जाए तो बहुत आराम से समझ में आ जाता है कि ये तत्पुरुष खासकर कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। अभी मैं आपको इनकी 6 की 6 विभक्ति बता देती हूँ। कर्म की है को, करण की है से का मीनिंग होता है यहाँ किसी चीज के द्वारा या किसी चीज के थ्रू। तीसरी है संप्रदान, संप्रदान की है के लिए। चौथा है अपादान, अपादान की है से। इससे का मीनिंग होता है अलगाव, किसी चीज से अलगाव का भाव। जब किसी चीज से अलगाव, किसी चीज से अलग हो रहे हैं तब होता है से। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि करण की और जो
अपदान के वो विभक्ति सेम है, तो यहाँ से कैसे पहचाना जाए? इसके पहचानने का एक तरीका है, जब कोई काम किसी चीज़ के थ्रू हो रहा हो, किसी चीज़ के द्वारा हो रहा हो, तो वहाँ पे करण तत्पुरुष होता है। और जो कोई काम किसी चीज़ के किसी चीज़ में किसी चीज़ से अलग होने का भाव हो, वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। करण तत्पुरुष, यह फल चाकू से काटा है, या उसने ये फल छुरी से काटा है, तो से जब आ रहा है तो वो किसी चीज़ का काम जो हो रहा है वो किसी चीज़ के थ्रू हो रहा है, किसी चीज़ के द्वारा हो रहा है। लेकिन अब अगर मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं अपादान का, तो नदियां पर्वतों से निकलती हैं। तो नदियां जो निकलकर अलग हो रही हैं, किससे हो रही हैं? पर्वतों से निकलकर अलग हो रही हैं, तो यहाँ अलगाव का भाव हो रहा है। तो अलगाव का जब भाव हो रहा है तो वहाँ पे अपदान होगा। और जहाँ पर किसी चीज़ के थ्रू कोई काम हो रहा होगा तो वहाँ करण तत्पुरुष होगा। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद अगली विभक्ति है संबंध तत्पुरुष की। संबंध तत्पुरुष की 3 विभक्ति होती हैं, का, की, के। ये रही का, और इसकी 2 और होती हैं, की, के। तो ये इनमें से कोई भी आ जाए तो भी आप संबंध तत्पुरुष बड़े आराम से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण में होता है, अधिकरण की जो विभक्ति होती हैं वो होती हैं पर और में और पर। अब में और पर में से कोई भी इनमें से आ जाए तो आप आराम से पहचान सकते हैं। जैसे नगर में वास, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो उसमें पर आ रहा है, तो इसे बड़े आराम से आप पहचान सकते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद आती है जिस समास का उत्तर पर प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमा उपमान और उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे भवसागर, संसार रूपी सागर, घनश्याम, बादल जैसा काला। अभी मैं समझाती हूँ विशेषण और विशेष्य क्या होता है। एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। विशेषण वो होता है जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, और विशेष्य वो होता है जिस चीज़ की विशेषताएं बताई जाती हैं। एज लाइक आपको समस्त पद दे दिया है चंद्रमुख, और इसका जो विग्रह होगा वो होगा चंद्र जैसा मुख। अब जो यहाँ मुख है वो तो है इसका विशेष्य, और विशेषण क्या है? चंद्रमा। तो विशेषण क्या हो गया इसका? चंद्रमा। तो चंद्रमा इसका विशेषण है और मुख इसका विशेष्य है। नेक्स्ट है कमल नयन। कमल के समान नयन, जो नयन है वो किसके समान है? कमल के। तो कमल इसका क्या है? विशेषण, और नयन क्या है? विशेष्य। विशेषता किसकी बताई जा रही है? नयनों की। क्या बताई जा रही है? कि वो कमल के समान है। तो विशेषण हो गया हमारा कमल और विशेष्य हो गया नयन। उसके बाद आता है दही बड़ा। दही में डूबा बड़ा। बड़े की विशेषता क्या बता रही जा रही है? कि वो दही में डूबा हुआ है। तो बड़ा क्या है हमारा? विशेष्य, और दही में डूबा हुआ क्या है? विशेषण। आई थिंक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये काफी सिंपल होता है। इसे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जब किसी चीज में किसी चीज का ग्रुप, समाहार, समूह हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। और खासकर याद रखना, इसका पहला पद जो होता है वो ज्यादातर संख्यावाची होता है। 9 लगा हुआ, 2 लगा हुआ, 3 लगा हुआ, 4 लगा हुआ, चतुर्भुज, इस तरीके से होता है। तो जब समास में, अब मैं इसके कुछ उदाहरण दिखाती हूँ आपको। ये नवग्रह है, वन ग्रह नहीं है, नवग्रह, 9 ग्रह का समूह। जब 9 ग्रह का समूह होता है तो इसमें समूह और 9, दो चीजें आपको बड़े आराम से मिल रही है। नवग्रह, 2 पहर, 2 पहरों का समाहार, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। एक तो इसमें समूह का बोध हो रहा है और ऊपर से इसमें संख्या भी बताई हुई है। तो आप बड़े आराम से इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा समास ये होगा। तो जहाँ पर संख्या और समूह दोनों चीज इंपॉर्टेंट, दोनों चीज का बोध होता हो, वहां पर जो है वो द्विगु समास होगा। नेक्स्ट हमारा है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर अथवा, या और योजक चिन्ह लगते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। इसका बहुत आराम से समझ में आ जाता है। इसमें या तो और लगा हुआ होगा, या फिर या लगा हुआ होगा, या फिर इसके अंदर जो है योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह होता है हमारा डैश का, हमारा डैश का चिन्ह होता है। मैं दिखा देती हूँ। ये डैश ऐसे लगा होता है। ये तो खैर बड़ा हो गया, बहुत छोटा सा डैश लगा हुआ होता है।
ये वो छोटा सा डैश। तो जैसे भाई और बहन के बीच में डैश लगा हुआ है, इस तरीके से माता और पिता के बीच में डैश लगा हुआ है। तो जहाँ बीच में डैश लगा हुआ हो वहाँ द्विगु समास होता है, सॉरी द्वंद्व समास होता है। बड़े आराम से आप इसको पहचान सकते हैं। इसके उदाहरण दिए हुए हैं, माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, सुख दुख, दिन रात, राजा प्रजा। द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ना तो आप माता को पीछे रख सकते हैं ना पिता को पीछे रख सकते हैं। इसमें कोई भी गुण नहीं होता, भाई बहन दोनों इसमें प्रधान होते हैं। और विग्रह करने पर और या का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और का प्रयोग समान प्रकृति के शब्दों के पदों के मध्य होता है। या का प्रयोग असमान के विपरीत प्रकृति के पदों के मध्य किया जाता है। जैसे मैं बताती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ है। जैसे माता पिता, ये दोनों समान प्रकृति है ना, माता कम होती है ना पिता कम होता है, तो इनके बीच में और आ गया, इसलिए समान प्रकृति की हैं, क्योंकि ये समान प्रकृति की हैं। गाय भैंस, गाय और भैंस ये दोनों समान प्रकृति की हैं, इसलिए इसमें धी और आया है। अब आ जाता है धर्माधर्म। धर्माधर्म को जब हम विग्रह करते हैं, धर्म या अधर्म। अब देखिए ये दोनों विपरीत प्रकृति हैं। धर्म धर्म होता है और अधर्म अधर्म के विपरीत, धर्म के विपरीत होता है। तो इनके बीच में या का यूज हुआ है। सुरासुर, सुर या असुर। सुर होते हैं देवता, असुर होते हैं राक्षस। तो उसमें भी ये विपरीत प्रकृति के होने के कारण इनमें या लगा हुआ है। अब हमारा लास्ट है बहुव्रीहि। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मतलब इसमें कोई सा भी पद जो गिवन है वो प्रधान नहीं होता, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके अलावा ही कुछ और प्रधान होता है, ये मेन नहीं होता है, इसके अलावा कुछ और प्रधान होता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि उदाहरण दिखा देती हूँ। समस्त पद है आपका नीलकंठ। जब हम इसका विग्रह करते हैं, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो जब हम इसको विग्रह करते हैं, ना नील है ना कंठ है, इसका कोई सा भी प्रधान नहीं है, इसमें से एक नया अर्थ निकल के आ रहा है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो जब एक नया शब्द निकल कर आए, नए शब्द की ओर संकेत हो, तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट उदाहरण, सुलोचना। सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना। पीतांबर, पीला है अंबर वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो इसमें भी एक नया अर्थ निकल कर आ रहा है। तो जब भी आप एक नया अर्थ निकल के आए, जैसे दशानन है, दश है मुख जिसके, अर्थात रावण। बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण आपको दिया था, दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको जो इनके उदाहरण हैं वो समझ में आए होंगे। समास की परिभाषा, समास विग्रह कैसे करते हैं, समास को हम पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी वीडियो में कमी लगी है या वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।